तो AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट सीरीज में ये है हमारे ये वीक के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने हमारे शॉर्ट्स के फॉर्मेट में डाले थे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाओ पहले वो शॉर्ट्स में क्वेश्चंस है आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ, हम लोग साथ में सॉल्व करते क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते। तो हमारा क्वेश्चन है कि यू हैव एन एप्लीकेशन दैट विल रन ऑन एन Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 इंस्टेंस. The application will make a request to Amazon Simple Storage Service and Amazon DynamoDB. Using best practices, what type of AWS identity and access management IAM identity should you create for your application to access the identified service? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर हम लोग समझते हैं वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन है जिसको आपने होस्ट किया है अपने EC2 के सर्वर के ऊपर, EC2 के सर्वर के ऊपर आप अपना EC2 का सर्वर बनाते हैं, समझो उबंटू का सर्वर है आपका, तो आपने इस सर्वर के ऊपर अपना एक एप्लीकेशन डाला है, समझो वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये वेब एप्लीकेशन जो आपका है ना वो Amazon की कुछ कुछ सर्विसेज को यूज कर रहा है। कौन सी सर्विस? एक S3 बकेट्स और एक यूज कर रहा है वो DynamoDB, ठीक है। मतलब क्या है, आपका जो सर्वर है EC2 सर्वर, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन है, आपने समझे एप्लीकेशन बनाया, वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, सर्वर बैकएंड सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो होस्ट हुआ है वहां पे, मतलब पब्लिक एक्सेस कर सकती है, सर्विस को एक्सेस कर सकती है। तो आपका जो ये सर्वर है ना, ये जो सर्वर का एप्लीकेशन है ना, वो यूज कर रहा है S3 बकेट को और DynamoDB को। ये दोनों भी Amazon की सर्विस है, AWS की सर्विसेज है, ठीक है। तो इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें परमिशंस देनी होगी। मतलब आपका ये वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली ये सर्विस इसको तो एक्सेस नहीं कर सकता ना। हमने देखे कि हमें कोई भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी पड़ती, नहीं तो कोई भी ऐसा रैंडमली एप्लीकेशन में आके मतलब एप्लीकेशन होस्ट करके आपके ये DynamoDB को और आपके S3 बकेट को कनेक्ट कैसे करेगा? उसे परमिशंस तो देनी पड़ेगी ना, परमिशंस, ठीक है। तो इसका तरीका रहता है, परमिशन देने का तरीका रहता है, जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपके एप्लीकेशन से ये चीजों को, जो आपके रिसोर्सेज को परमिशन देने का, उसे हम कहते हैं IAM के रूल्स, ठीक है। एक होता है, अभी मैं आपको कुछ मल्टीपल अप्रोचेस बता देता हूं कि एक जो बेस्ट तरीका है वो तो है IAM के रूल्स, बट आप एक और एक चीज कर सकते हैं कि आप एक IAM यूजर बनाओ, ठीक है। IAM यूजर को परमिशंस, तो IAM यूजर्स कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने लैब किया है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। फिर आप उसे परमिशंस दो, उस पर पॉलिसीज अटैच करो और ये IAM यूजर की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एक्सेस कीज को ये वेब एप्लीकेशन में डालो। फिर ये वेब एप्लीकेशन ऐसे मिमिक करेगा कि ये IAM यूजर की एक्सेस आईडी और पासवर्ड से आपकी सर्विस एक्सेस कर रहा है। ये एक तरीका है, बट इतना करने से अच्छा IAM यूजर बनाओ, उसे परमिशंस दो, आप एक IAM रोल क्रिएट करो। IAM रोल क्या होता है कि आप एक ऐसा, मतलब एक पॉलिसी, एक ऐसा जैसा आप यूजर क्रिएट करते हो ना, वैसे ही एक रोल क्रिएट करते हो। ये रोल में आप पॉलिसीज लिखते हो और पॉलिसीज को आप अटैच कर देते हो अपने इंस्टांस के ऊपर। ये वाले इंस्टांस के ऊपर जो आपका EC2 का सर्वर है ना, इसके ऊपर अपनी ये पॉलिसी को, अपने रोल को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये रोल अटैच्ड है, मतलब ये वाले सर्वर के पास परमिशन है S3 बकेट को और DynamoDB को एक्सेस करने की, और इसके अंदर जो वेब एप्लीकेशन है वो बिंदास एक्सेस कर सकता है S3 बकेट और DynamoDB अगर ये रोल अटैच्ड है तो इसीलिए जो बेस्ट सोल्यूशन है अपने एप्लीकेशन या EC2 के सर्वर को परमिशन देने की टू एक्सेस अदर रिसोर्सेज, द बेस्ट थिंग इज AWS के रूल्स। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में A में मिल रहा है IAM रोल, तो ये हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है। यहाँ पे IAM यूजर ये भी एक तरीके का राइट ऑप्शन है, बट बेस्ट है IAM रोल, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ग्रुप का तो कोई मतलब नहीं, ग्रुप बना के क्या करेंगे, और डायरेक्टरी की भी नहीं, तो यहाँ पे ये तीन है हमारे इनकरेक्ट, और जो बेस्ट अप्रोच है वो है IAM के रूल। आपको हमेशा बेस्ट अप्रोच देखना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज स्टोरेज और कंटेंट डिलीवरी सिस्टम दैट कैशेस डेटा इन द डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस। मतलब यहाँ पे कौन सा एक ऐसा सर्विस है जो एज स्टोरेज देता है और कंटेंट डिलीवरी सिस्टम डेटा और वो कैश करता है डेटा को लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि क्लाउड फ्रंट क्या होता है। क्लाउड फ्रंट एक ऐसी AWS की सर्विस है जो क्या करती है, समझो अभी आपके लोकेशन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले वाला जो वीक 2 में मैंने आपको बताया था रीजन्स के बारे में, कि AWS के रीजन्स होते हैं और रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। समझो ये रीजन है एशिया पैसिफिक, एशिया का पैसिफिक वाला अपना मुंबई का रीजन है, मुंबई का। फिर आपका है कोई दूसरा एन वर्जीनिया का है, फिर उसके बाद यूएस का है, ऐसे अलग अलग रीजन्स बने हुए, ठीक है। बट इसके बीच में ना कोई एक रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एक यूजर है यहां से और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो समझो यहाँ पे एन वर्जीनिया के सर्वर से वो रिक्वेस्ट घूम के इसके पास रिटर्न आ रही है, तो इसे लैटेंसी फील हो रही है, मतलब
हल्का सा लैटेंसी लग रहा है क्योंकि इसके रीजन के अंदर कोई भी एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर नहीं है, कोई भी एडब्ल्यूएस का रीजन नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इसे एडब्ल्यूएस की कोई भी सर्विस एक्सेस करना है तो इसे घूम के कोई दूसरे रीजन से आना पड़ेगा रिक्वेस्ट लेके, तो उससे उसमें लैटेंसी फील हो रही है। तो ये क्लाउड फ्रंट क्या करता है, यहाँ पे ना एक ऐसे एज डिवाइसेस डाल देता है, एक ऐसे एज वर्चुअल डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इसके रीजन के अंदर ना, इसके रीजन के अंदर एक बार अगर समझो यहाँ पे एक यूजर है, इसने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट घूम के सर्वर से आ गई, तो ना ये वाला जो एज लोकेशन है ना, ये सब कैश कर लेता है। कैश करने पे क्या होता है कि जब भी और कोई इसके रीजन में से रिक्वेस्ट करेगा ना, तो वो एन वर्जिन यहाँ घूम के नहीं आएगी, वो यहाँ पे इन लोग के लोकल रीजन के जो एज सर्वर है ना, ये जो एज अपना क्या बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी सिस्टम, वहां से ये रिक्वेस्ट इन लोग को रिटर्न मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि ये फास्ट होता है, लैटेंसी नहीं होती है, फास्ट होता है, कंटेंट डिलीवरी सिस्टम देता है आपको, प्रोवाइड करता है ताकि आपको अपने रीजन घूम के नहीं आना पड़े। तो ये होता है क्लाउड फ्रंट। तो यहां पे हमें भी वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज स्टोरेज और कंटेंट डिलीवरी सिस्टम दैट कैशेस डेटा इन डिफरेंट फिजिकल लोकेशन, अलग अलग फिजिकल लोकेशन, ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, बट यहाँ पे एडब्ल्यूएस के सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एडब्ल्यूएस के सेंटर्स और रीजन कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ जगह पे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको लैटेंसी फील हो रही, तो ये ऐसे डिवाइस, ऐसा एक सर्विस होती है जो कैश कर लेता है डेटा को अपने आपके फिजिकल लोकेशन के अंदर, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट करो या आपके एरिया में कोई रिक्वेस्ट करे तो उसे कैश, मतलब उसे कैश में से वो डेटा है और उसे लैटेंसी फील ना हो। तो ये होता है क्लाउड फ्रंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये है क्लाउड फ्रंट। सिंपल डीबी क्या होता है, सिंपल डीबी एक डेटाबेस होता है, बेसिक डेटाबेस होता है, बेसिक डीबी होता है, नो सीक्वल डेटाबेस होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट डिलीवरी का काम नहीं करता, ये कैशिंग नहीं करता फिजिकल लोकेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये अगर आपको पूछा एक बेसिक सा डेटाबेस नो सीक्वल, तो वो उसका ऑप्शन है आपका सिंपल डीबी। Amazon एसोसिएट वेब सर्विस, ये तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वो होता है आप ऑनलाइन Amazon के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं Amazon एसोसिएट वेब सर्विस। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। रिलेशनल डेटाबेस या आरडीएस डेटाबेस होता है ना आपका, हम लोग आगे जाके लैब देखेंगे, आरडीएस डेटाबेस क्रिएट करेंगे खुद का, माई सीक्वल डेटाबेस, पोस्टग्रेस। तो हम लोग ये जब क्रिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आरडीएस क्या होता है, बट आरडीएस भी एक डेटाबेस होता है, सीक्वल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल का डेटाबेस होता है। तो ये यहाँ भी कैशिंग वगैरह नहीं करता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा इसके लिए जो राइट आंसर है वो है क्लाउड फ्रंट। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ कंपनी रन्स अ लार्ज बैच प्रोसेसिंग जॉब एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में एक जॉब करती है, एक बैच प्रोसेसिंग की जॉब करती है कंपनी। द प्रोसेसिंग जॉब रन्स फॉर 5 days एंड यूजेस 15 EC2 इंस्टांसेस। 5 दिन चलती है और 15 सर्वर्स लगते हैं इसे, EC2 के सर्वर्स। द प्रोसेसिंग मस्ट रन अनइंटरप्टेड फॉर 5 hours पर डे। एक दिन में 5 घंटे चलती है, एक दिन में 5 घंटे चलती है। द कंपनी इज इन्वेस्टिगेटिंग वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बैच प्रोसेसिंग जॉब, विच प्राइसिंग मॉडल शुड अ कंपनी चूज। अभी कंपनी को ये चीज सेटअप करनी है और उसे कॉस्ट इफेक्टिव रखना है, कॉस्ट इफेक्टिव। तो उसे कौन सा प्राइसिंग मॉडल चूज करना चाहिए। 5 दिन उसे सर्वर्स, 5 दिन का काम है, उसे 15 सर्वर्स लगेंगे, हर एक दिन में सिर्फ 5 घंटे का काम है। मतलब इन शॉर्ट कितने दिन का काम है, 5 days इंटू 5 घंटे, मतलब 25 घंटे का काम है, ठीक है। बट 25 घंटे लगातार नहीं, उसे हर दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करना है, फिर इंस्टांस स्टॉप हो जाएगा, फिर अगले दिन चालू होगा, फिर 5 घंटे, फिर अगले दिन चालू होगा, ऐसा करके 5 दिन तक काम चलेगा। 15 सर्वर्स लगने वाले उसे हर दिन। तो ये हमें डिजाइन करना है, एज अ सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हमें क्वेश्चन दिया है और हमें बोला कॉस्ट इफेक्टिव वे ढूंढो, ठीक है, और हमें ऑप्शन दिया है। रिजर्व्ड इंस्टांस, एक सेकंड यहाँ पे ये क्लोज कर दो, ठीक है। रिजर्व्ड इंस्टांस, अब देखो रिजर्व्ड इंस्टांस क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है, कॉस्ट इफेक्टिव तो है, लेकिन ये कब कॉस्ट इफेक्टिव है, जब आप अपने ये इंस्टांसेस, ये सर्वर्स को बुक करो फॉर लॉन्ग टाइम, बुक फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे रिजर्व्ड इंस्टांस में आपको 1 year और 3 years, अगर आप अपने इंस्टांस को बुक करते हो 1 साल के लिए और 3 साल के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा अपने कॉस्ट। मतलब आपको अगर मशीन, आप एक नॉर्मल मशीन को पूरा साल बुक रखो और आप अपने रिजर्व्ड इंस्टांस को पूरा साल बुक रखो, मतलब आप पहले से ही बोल दे रहे हो, आप कमिटमेंट दे रहे हो कि ये इंस्टांस को मैं एटलीस्ट 1 साल तो चलाऊंगा, 1 साल, उसके बाद में या तो 3 साल, मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं इतना तो ये इंस्टांस को चलाऊंगा। तो AWS क्या करता है, आपके लिए कॉस्ट गिरा देता है, क्योंकि आपने उसे कमिटमेंट दिया है कि भाई मैं इतना तो कमिटमेंट देता हूं कि मैं ये 1 साल तो चलाऊंगा। बट यहां पे हमें सिर्फ 5 दिन का काम है, वो भी पूरे 5 दिन लगातार नहीं करना है। हमें क्या करना है, दिन का सिर्फ 5 घंटे, बाकी टाइम तो हमारा सर्वर बंद रहेगा, हमें सर्वर की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए रिजर्व्ड इंस्टांस तो सबसे वर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप 5 दिन के काम के लिए 1 साल की बुकिंग नहीं कर सकते, आपको ज्यादा ही कॉस्ट लग जाएगा उसका।
तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। स्पॉट इंस्टांस भी रॉन्ग है। स्पॉट इंस्टांस क्या होता है, वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव में तो मशीन दे देगा, बट वो मशीन स्टेबल नहीं होता। मतलब आपको मिल जाएगा, अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा, आपको सस्ते में काम पड़ेगा, आप कर सकते हैं, बट वो ऐसा हो सकता है कि बीच में बंद हो जाए। जैसे यहाँ पे 5 घंटे की जगह 3 घंटे में कोई और आ जाए, स्पॉट इंस्टांस बुक करे, वो आपसे ज्यादा पेमेंट देने लग जाए, तो आपके इंस्टांस को वो बंद कर देगा। और आपको ये 5 घंटा डिस्टर्ब नहीं करना है मशीन को, आपकी बैच प्रोसेसिंग चल रही है, आप मशीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मतलब बीच में से आप ऐसे अनस्टेबल मशीन पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्पॉट इंस्टांस भी रॉन्ग रहेगा हमारा। ऑन डिमांड इंस्टांस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑन डिमांड इंस्टांस क्यों, क्योंकि आपने अगर अभी आपको यहाँ पे काम करवाना है, आपको जितना चाहिए आप इंस्टांस बुक करो, यूज करो, जब चाहिए उसे स्टॉप कर दो, अगले दिन वापस स्टार्ट कर दो। हम लोग जो नॉर्मल लैब्स में बनाते ना, लैब्स में जो AWS के इंस्टांस बनाते हैं, वो हम लोग ऑन डिमांड ही बनाते हैं, ऑन डिमांड। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन को कभी भी टर्मिनेट करते हैं, कभी भी स्टॉप करते हैं, जब भी चाहिए स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग यूज करते हैं, जब चाहिए हम लोग टर्मिनेट कर देंगे मशीन को। तो ये होता है ऑन डिमांड इंस्टांसेस। इसका प्राइस मीडियम टू हाई रहता है, बट ठीक है, हमारे डिमांड पे हमें मिल रहा है ना, हमें जितना यूज करना है हम यूज कर सकते हैं, जब हम चाहे हम बंद कर सकते हैं। रिजर्व के जैसा नहीं कि हमें पहले से ही रिजर्व कर देना मशीन को। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है ऑन डिमांड, क्योंकि काम बहुत छोटे दिन का है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सर्वर्स भी है, 5 घंटा सिर्फ काम कराना है दिन का, तो हमें मतलब नहीं और कुछ करके। द बेस्ट अप्रोच इज ऑन डिमांड। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, आपको सिर्फ कम टाइम का है, आपको कम दिन के लिए चाहिए, दिन में भी आपको सिर्फ 5-6 घंटा चलाने का है, 15 सर्वर चाहिए, तो आप रिजर्व वगैरह नहीं कर सकते, आपको ऑन डिमांड इंस्टांस पे ही काम करना होगा। एक होता है डेडिकेटेड इंस्टांस। डेडिकेटेड इंस्टांस मतलब क्या होता है, जो आपका जो फिजिकल हार्डवेयर यूज कर रहे हो ना आप, ये मशीन का, आप अपने AWS को जो बोल रहे हो ना, तो आप जो फिजिकल हार्डवेयर बोल रहे हैं, इसके ऊपर और कोई सर्वर नहीं चलेगा, इसका जो अंडरलाइन हार्डवेयर है ना, वो सिर्फ मेरे लिए यूज होगा। तो ये होता है, मतलब ये अप्रोच होता है डेडिकेटेड का। डेडिकेटेड का भी यहाँ पे काम नहीं है, कोई अप्रोच नहीं। ये डेडिकेटेड जैसे गेमिंग के सर्वर्स हो गए, या आपको कोई हाई मशीन लर्निंग का मॉडल डिजाइन करना, तो आप डेडिकेटेड इंस्टांसेस बुक कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपके लिए रहेगा, उसका जो अंडरलाइन हार्डवेयर है वो सिर्फ आपके लिए यूज होगा, आप उसके लिए ज्यादा पैसा पे करते हो। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे भी हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे ढूंढना है, तो ये वाला अप्रोच, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ एनी चेंजेस इज मेड टू द सिक्योरिटी ग्रुप व्हेन दीज चेंजेस आर इफेक्टिव। मतलब आपने क्या किया, हमें पता है हम सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स कि आपका एक EC2 का सर्वर है, EC2 का सर्वर है, ठीक है। EC2 के सर्वर के अराउंड एक फायरवॉल लगता है। फायरवॉल क्या करता है, ये मशीन के अंदर कौन सी ट्रैफिक आ सकती है और ये मशीन से बाहर कौन सी ट्रैफिक जा सकती है, उसके रूल्स लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मशीन के अंदर SSH की ट्रैफिक आ सकती है ऑन पोर्ट 22। मतलब आप अपने लोकल कंप्यूटर से, या आपका लोकल कंप्यूटर से आप 22 पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट करेंगे ये मशीन को, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपने ये रूल लिखे हो कि SSH 22 पे दुनिया भर के लोग मिलके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने एक रूल डिजाइन किया हो, या आप सिर्फ बोलोगे कि मेरा जो लोकल कंप्यूटर का जो मेरा जो लोकल नेटवर्क है ना, वही सिर्फ SSH कनेक्शन कर सकता है। आप ये रूल भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने ये सब लैब्स में देखे, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके हर लैब चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हम ऐसे रूल्स बनाते हैं कि हमें कौन सी ट्रैफिक, आप बोल सकते हैं कौन सी ट्रैफिक बाहर जाएगी, आप उसके रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये EC2 का सर्वर कौन से IPs पे रिक्वेस्ट कर सकता है, आप उसका सिक्योरिटी रूल लिख सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ये सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। जैसे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देते थे वैलिडेटर, और वैलिडेटर के अंदर आप रूल्स बनाते हैं, और ये रूल्स के थ्रू ही हम ये मशीन को एक्सेस कर, ये रूल्स के थ्रू ही ये मशीन के अंदर ट्रैफिक आ जा सकती है। इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने खुद के सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स भी बनाए हैं, आपको लैब में मिल जाएगा। तो यहां पे पूछ रहा है कि जब आप एक न्यू रूल लिखते हो तो कितने टाइम में वो रूल को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो पहले है चेंजेस विल बी इफेक्टिव आफ्टर 5 मिनट्स। जैसे आप रूल लिखोगे उसके 5 मिनट के बाद में चेंजेस इफेक्टिव होंगे। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, 5 मिनट नहीं लगती। अगर आपने एक रूल लिखे तो आपको 5 मिनट वेट नहीं करना है वो रूल को। इसीलिए हम AWS को यूज करते हैं, क्योंकि ये रियल, मतलब जो रियल नेटवर्क है उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। आप अपना रूल डिफाइन करो, आपको कैसा मशीन चाहिए, क्या रूल चाहिए, आप डिफाइन करो, ऑटोमेटिकली AWS आपके लिए काम कर देता है। तो 5 मिनट नहीं लगती, ये वाला ऑप्शन गलत है। चेंजेस आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। अब ये शॉर्ट पीरियड वाला हमें राइट मार्क करना है, क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, 2 सेकंड भी लग सकते हैं, 5 सेकंड भी लग सकते हैं, 10 सेकंड भी लग सकते हैं, 1 मिनट भी लग सकता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा लगता नहीं। AWS वेरी फास्ट सर्विस देता है आपको। तो हमें ये वाले क्वेश्चन के लिए हमें ये वाला बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा हो जाएगा। फिर भी हम लोग थर्ड पढ़ लेते हैं।
यू हैव टू क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप एंड असाइन इट टू द इंस्टेंस। ऐसा जरूरी नहीं है आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और उसमें एक रूल लिखा और आपको रूल्स में कुछ चेंजेस करना है तो आपको न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। आप यही वाले अपने वैलिडेटा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही रूल्स को चेंज कर सकते हैं। कल को आपको चाहिए कि एसएसएच का आपका रिक्वेस्ट निकालना है, आप एसएसएच को डिलीट कर सकते हैं। आपको टीसीपी बनाना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाना है, आप रूल्स लिखो, रूल्स को जब चाहिए आप अपनी मर्जी से निकाल दो, चेंजेस करो। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको हर एक न्यू रूल के लिए या उसके लिए आपको नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। तो ये वाला भी रॉन्ग है। चेंजेस विल बी इफेक्टिव आफ्टर रिबूटिंग इंस्टेंस इन दैट सिक्योरिटी ग्रुप। मतलब आपने जो मशीन बनाया उसे आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स चेंज होंगे। ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने कुछ रूल्स में चेंजेस किया तो आपको मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक लॉजिकल और वर्चुअल आर्किटेक्चर है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है आपको मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये आपके लोकल कंप्यूटर जैसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। इसके लिए जो सही है वो ये है कि चेंजेस आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे 5th और फाइनल क्वेश्चन की तरफ ये वीक के। ठीक है, तो है द यूजर जस्ट स्टार्टेड एन इंस्टेंस एट 3 PM। 3 बजे उसने मशीन बनाया, एक इंस्टेंस स्टार्ट किया। बिटवीन 3 PM टू 5 PM ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड द इंस्टेंस ट्वाइस। 3 से 5 के बीच में वो इंस्टेंस को 2 बार स्टार्ट और स्टॉप करता है, स्टार्ट और स्टॉप करता है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ही हैज रन द लिनक्स रीबूट कमांड बाय SSH वंस एंड ट्रिगर्ड रीबूट फ्रॉम AWS कंसोल वंस। मतलब यही 2 घंटे के अंदर ये 2 बार मशीन को रिबूट भी करता है। ठीक है, 2 अलग चीज है। एक तो वो स्टार्ट करके एक थोड़ा सा रुक के फिर स्टॉप करता है इंस्टेंस को, फिर स्टॉप स्टार्ट करता है, फिर स्टॉप करता है। तो ऐसे 2 बार करता ही है और 2 बार रीबूट कमांड डालता है। रीबूट कमांड से क्या होता है, मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप होएगा, स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट जैसा होगा, ये रीस्टार्ट करता है। ठीक है, फॉर हाउ मेनी इंस्टेंस आवर्स विल द AWS चार्ज दिस यूजर। कितने घंटे का चार्ज इसे लगेगा, घंटे का चार्ज। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसे कितने घंटे का चार्ज लगेगा। अभी मैं ना आपको यहां पे ना मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज होगी, हम लोग हर प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 है कि जैसे ही 3 बजा इसने इंस्टेंस बुक किया तो इसे 1 घंटे का चार्ज लग गया, 1 आवर का। क्योंकि ये जो EC2 की सर्विस है पे पर आवर की सर्विस है। आप जैसे एक इंस्टेंस बुक करते हैं 1 घंटे का बिल आपका लग जाता है, फिर जैसे नेक्स्ट घंटा होगा वापस 1 घंटे का बिल आपको लग जाएगा। तो ये पे पर आवर की सर्विस होती है। तो जैसे ही 3 बजे इसे इंस्टेंस बनाया 1 घंटे का बिल इसे लग गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि इसने 3:15 बजे इंस्टेंस को स्टार्ट और स्टॉप किया। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप। तो जब भी आप इंस्टेंस को स्टार्ट करने के बाद स्टॉप करके वापस स्टार्ट करते, आपको 1 घंटा वहां से रिफ्रेश हो जाता है। मतलब आपको वहां पे 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। स्टार्ट करके स्टॉप करने के लिए आपको 1 घंटे का चार्ज लग जाता है। रिबूट करने पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आपको ये डिफरेंशिएशन याद रखना है। रिबूट पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आप मशीन स्टॉप करते हो, अपना रनिंग मशीन को स्टॉप कर देते हो और फिर स्टार्ट करते हो तो आपको वहां से 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। भले फिर आपने 10 मिनट में ही कर दियो तो आपको 1 घंटे का पूरा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखो 3 बजे उसने मशीन बनाया, 1 घंटे का चार्ज उसे लग गया, 3 से 4 का चार्ज उसे लग गया। हम अज्यूम करते हैं 3:15 बजे उसने ये मशीन को स्टॉप किया और फिर वापस स्टार्ट किया तो वापस से इसे 1 घंटे का चार्ज लग गया। ठीक है, फिर वापस से इसे 1 घंटे का चार्ज लग गया। अब उसने 3:30 बजे वापस मशीन को स्टॉप किया, स्टार्ट किया, उसे 1 घंटे का चार्ज लग गया। ठीक है, हमें बोला है कि 2 ही बार उसने किया है, 2 ही बार स्टार्ट और स्टॉप किया। तो हम अज्यूम करते 3 बजे मशीन बनाया था, 3:15 बजे और 3:30 बजे उसने रीस्टार्ट करके खत्म किया। अभी तक 3 घंटा हो गया। अब 3:30 से 4:30 तक चलेगा मशीन, फिर जैसे ही 4:30 बजेगा 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। तो कितना टोटल कितना आ गया, 4 घंटे, 4 आवर्स। समझ में आया, यहां पे है 4 आवर्स। अभी आप बोलोगे ये तो एक ही प्रोबेबिलिटी। देखो हम लोग रिबूट का नहीं गिन रहे क्योंकि हमें पता है कि रिबूट कितनी बार भी आप करो आपको उसको चार्ज नहीं लगता है। आपको सिर्फ देखना है कि मशीन को स्टार्ट स्टॉप किए तो आपको टोटल चार्ज। अब 4:30 से लेके 5:30 तक चलेगा मशीन। 5:30 बजे आपको 1 घंटे का चार्ज है, बट 5:30 तक तो चला ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ 3 से 5 तक चला रहा है मशीन को। तो जैसे ही 5 बजे का मशीन बंद कर देगा तो उसे टोटल कितने घंटे का चार्ज लगेगा, 4 घंटे का। चलो एक और प्रोबेबिलिटी लेते। ठीक है, 3 बजे उसने मशीन बनाया, इंसान 1 घंटे का चार्ज लगा। ठीक है, उसने 3:30 बजे मशीन को रीस्टार्ट किया तो उसे क्या 1 घंटे का चार्ज लगा। कब तक चलेगा ये, 4:30 तक। ठीक है, 4:30 तक चलेगा। अब 4:30 को उसने क्या किया, 4:30 को उसे वापस 1 घंटे का चार्ज लग गया। ठीक है, अब 4:45 को, क्योंकि उसने 2 बार तो रीस्टार्ट किया ही है मशीन को, 2 बार तो उसने स्टार्ट और स्टॉप किया ही है मशीन को, तो हमें यहां पे समझो 4:45 PM को उसने एक बार रीस्टार्ट किया तो उसे 1 घंटे का चार्ज लग गया।
और 5 बजे तो उसने मशीन को बंद ही कर दिया, तो उसे टोटल कितना लग रहा है? 4 ही घंटे का, 4 आवर्स। मतलब आप कोई भी प्रोबेबिलिटी ले लो, अगर उसने 2 बार मशीन को बंद चालू किया ये 2 घंटे के, तो आपको 4 घंटे का चार्ज लगेगा। एक और प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं हम लोग, 3 बजे उसने मशीन को क्रिएट किया, 1 घंटे का चार्ज लगा। ठीक है, उसने ना 3 से 4 के बीच में मशीन को स्टार्ट स्टॉप किया ही नहीं, 4 बज गया, 4 बजे उसे 1 घंटे का चार्ज वापस लगा। क्यों? क्योंकि 3 बजे मशीन जैसे क्रिएट किया, 3 से 4 का 1 घंटा, 4 से लेके 5 का 1 घंटा, तो 2 घंटा हो गया। अब उसने 2 बार तो रिस्टार्ट किया ही है, तो समझो वो 4:15 बजे एक रिस्टार्ट करता है, तो उसे वापस 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। फिर वो 4:30 बजे या 4:45 को वापस रिस्टार्ट करता है, तो 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। 2 बार इसने रिस्टार्ट किया मशीन को, रिस्टार्ट मतलब स्टार्ट और स्टॉप किया, तो उसे चार्ज लग गया 1-1 घंटे का, और 1-1 घंटे का तो चार्ज ऐसे भी लग रहा है, तो टोटल आखिर में घूम के वो 4 घंटा ही आएगा। आप कितनी बार, अगर आपको ये फिक्स चीज दिया है कि भाई उसने 2 बार स्टार्ट और स्टॉप किया है, 2 बार रिबूट किया है, रिबूट को हम कंसीडर नहीं करते बट स्टार्ट स्टॉप को कंसीडर करते हैं, उसने ये किया है मतलब उसे ये चार्ज लगा ही है, तो यहाँ पे घूम फिर के आपको 4 घंटा ही मिलेगा। इसीलिए ये वाले आंसर के अंदर आपका जो राइट आंसर है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर है वो है 4। घूम फिर के 4 घंटे का टाइम लगेगा ही लगेगा, 4 घंटे का चार्जेस उसे पे करना ही अगर उसने ये चीज किया, तो यहाँ पे है 4 घंटा, बाकी के सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर एक प्रॉब्लम दिया तो उसे अप्रोच कैसे करना है। आपको मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज टेस्ट करनी है, आपको हर चीज का देखना है। आप रैंडमली 3 से 5 के बीच में 2 बार मशीन को रिस्टार्ट करो और लॉजिकली कोई भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाओ, आपको आंसर 4 घंटा ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमारे लास्ट वीक के थे, वीक नंबर 3 के। हम लोगों ने टोटल 3 वीक से ये कर रहे हैं कि हर वीक आपको मंडे से फ्राइडे क्वेश्चंस मिलते हैं और सैटरडे के दिन हम साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको कुछ फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।